नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। अब मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जी, जो कि इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जनसत्ता के मेट्रो एडिटर भी रहे और अब हिंदुस्तान समाचार न्यूज एजेंसी के कार्यकारी संपादक भी हैं। और हम बात करेंगे विपक्ष के नेता लोकसभा में राहुल गांधी के रुख पर। राहुल गांधी जिस तरीके से लोकसभा में हो या संसद परिसर में एक राजा की तरह घूम रहे हैं, जो वो बोलना चाहते हैं वो चाहते हैं कि जो मैं बोलूं वो सब सुने, जिस तरीके का मैं व्यवहार करूं, मकर द्वार पे किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं। बीजेपी सरकार और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम इनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाएंगे, लेकिन पीछे हट जाती है। आखिर ऐसा क्यों, वो डर क्यों रही है? भारतीय जनता पार्टी लगता है या मोदी सरकार कि राहुल गांधी से डर रही है, क्योंकि जनगणना का मामला हो, जाति जनगणना राहुल गांधी के एजेंडे पर, चाहे यूजीसी का मामला हो तो राहुल गांधी का के कहने पर जो कर्नाटक सरकार रोहित वेमुला जो बिल लाई है उसी की तर्ज पर है, उससे भी खतरनाक। क्या मनोज जी, ऐसा क्यों है कि ये क्यों मैसेज जा रहा है कि राहुल गांधी से मोदी सरकार डर रही है? क्या वो एक्सपोज होना देना चाहती है सरकार या बीजेपी इनको कि ये कितना व्यवहार करे, या डर रही है? आप क्या मानते हैं? दोनों चीजें हैं। मुझे ये लग रहा है कि पहले तो यही लग रहा था, जैसा आप कह रहे हैं, कि ये राहुल गांधी को एक्सपोज कर रहे थे, क्योंकि उनकी एक छवि बनाई है भाजपा और जो राहुल गांधी के विरोधी लोग हैं कि वो पप्पू है राजनीति में, गंभीर बात नहीं करते। और उनके सामने जो नरेंद्र मोदी हैं, देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं, वो हर मामले में परिपक्व हैं और वो बोलते भी सोच के हैं, करते भी सोच के हैं। तो एक छवि तो ये थी। लेकिन जिस तरह की बातें आप बता रहे हैं ये तो वाकई ठीक नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से बहुमत की तीसरी सरकार है। भाजपा का अपना बहुमत भले न हो, लेकिन वो अपना ही जैसा है, क्योंकि वो चुनाव के पूर्व के गठबंधन है मैक्सिमम, जिससे इनकी सरकार को मेजोरिटी पूरी मिली हुई है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा भय सरकार को गिरने का या अपजस का या ऐसा कोई ये स्टेप नहीं ले रहे हैं कि जैसे मान लीजिए मुसलमान मोहल्लों पर बुलडोजर चला देंगे और हिंदू मोहल्ले छोड़ देंगे, क्रिश्चियन चर्च तोड़ रहे हैं। ऐसा भी कोई संदेश नहीं है कि ये डर रहे हैं कि दुनिया हमारे खिलाफ हो जाएगी, ऐसा भी नहीं। न भारत कोई छोटा सा देश है जहां के राष्ट्रपति को उठा के ले गए अमेरिका और जेल में डाल दिया। ये भारत भी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और 145 करोड़ लोगों का देश, दुनिया की तीसरी बड़ी सबसे बड़ी सेना कहते हैं भारत के पास है और सामर्थ्यवान लोग हैं। इसलिए मुझे लग रहा है अंतर्राष्ट्रीय ऐसा कोई मुद्दा है नहीं। सवाल इस बात का है कि या तो ये परीक्षा ले रहे हैं या इनकी रणनीति में खोट है। जैसा आपने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, ऐसा 2 दिन पहले कहा संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने, और क्यों नहीं ले आए? कल जो दृश्य था लोकसभा अध्यक्ष के कमरे में, वो तो भयावह था। आपने भी लंबे समय तक संसद कवर किया है, मैंने भी कवर किया है, मुझे ध्यान में नहीं है क्योंकि राजनीति में चाहे जो कारण हो, मान लीजिए ओम बिरला एक साधारण एमपी हो कोटा से जीते हुए, और वो लोकसभा अध्यक्ष न होते तो वो भी इन एमपीओं की भीड़ में वो भी एमपी होते। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष की एक मर्यादा है, बिल्कुल देश की संसदीय परंपरा में वो सर्वोच्च पदाधिकारी है, उसकी अदालत है। संसद परिसर लोकसभा अध्यक्ष का प्रिविलेज है, वहां का वो किंग है। बिल्कुल कहीं संविधान में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री से भी मिलने लोकसभा अध्यक्ष नहीं जाता है। बिल्कुल वहां पे उनका प्रोटोकॉल में वो नंबर मिलने आते हैं भीतर, जो उनके पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं और जिनकी लीडरशिप पर कोई सवाल नहीं उठाया गया, उनके कमरे में जाके आप ऐसी बदतमीजी कर रहे हैं। बिल्कुल ये तो बदतमीजी, बिल्कुल गुंडागर्दी। समझ में नहीं आया कि कैसे ये आरोप लगा दिया गया कि भाई महिलाओं को बोलने नहीं दिया गया, जबकि उल्टी स्थिति जो संसद का दृश्य आपने देखा होगा या मैंने देखा या पूरी दुनिया ने देखा, उसमें ये देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जहां बैठते हैं उसको चारों तरफ से महिलाओं ने घेर रखा है। बिल्कुल कांग्रेस की, बिल्कुल ऐसा बंधक तो भाई, ऐसा बंधक आप कैसे बनाने देंगे? और उसके बाद आपका जो एमपी बोल रहा है
निशिकांत दुबे ने अगर मान लीजिए विषय उठाया तो बाकी 4 आदमी क्यों नहीं खड़े हुए उसके पक्ष में? हाँ हाँ, ऐसे लग रहा है जैसे वो निशिकांत दुबे का एजेंडा हो। मैं इंडिविजुअली बात कह रहा हूं। या किरण रिजिजू ने जो प्रस्ताव रखा उसके समर्थन में 20 लोग क्यों नहीं खड़े हो गए उसके बाद? बिल्कुल, सब कहते कि नहीं, प्रस्ताव तो लाएंगे ही हम, तब संसद चलने देंगे। हाँ, अभी तक यही परंपरा रही है कि संसद में जो सरकार सत्ता पक्ष में है, जिसका बहुमत है, उसकी दादागिरी चलती थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं, मैं भाजपा का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, नरेंद्र मोदी का पक्ष ले रहा हूँ। संयोग से हम लोगों ने जो पत्रकारिता शुरू की थी तो देश में कांग्रेस का बहुमत था, बिल्कुल कांग्रेस की सरकार थी, और उस समय भाजपा भी अच्छी संख्या में थी। बीच में एक बार सरकार बनी, फिर नहीं बनी। अटल जी 6 साल प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद फिर 10 साल कांग्रेस की सरकार रही। उस दौरान भी जब ये विपक्ष के सबसे बड़े दल थे, इन लोगों ने कभी अराजकता स्थिति ना, ऐसा कभी नहीं करना, कभी नहीं किया। चाहे सुषमा स्वराज विपक्ष की रहे हों, एवं अटल जी, में एक मर्यादा रही है। और दूसरा, हम लोगों ने देखा है, आपने भी देखा ही होगा कि कभी अमर्यादित व्यवहार किसी भाजपा के सांसद ने किया तो जो सदन के नेता हैं या दूसरे बड़े नेता हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। मुझे याद है, एक आपको किस्सा बताता हूं कि एक बार प्रभुनाथ सिंह को, ये कहूंगा मारने की तरह ही, लालू प्रसाद के एक साले और ये 2-3 लोग दौड़े थे और बड़ा सन्नाटा हुआ था। तब चंद्रशेखर जी उठे थे और चंद्रशेखर जी का उठना ये था कि सब लोग चुप। वैसे भी पूर्व प्रधानमंत्री थे और उनका कद, उन्होंने जिस तरीके से सबको लताड़ा कि भाई ये क्या हो रहा है, तो ये गुंडागर्दी आरजेडी कर रही थी कुछ कुछ, लेकिन उसके बाद फिर वो भी थोड़ा सुधर गए थे। मैंने वो दृश्य देखा था। लेकिन ये चले, वो तो कोई विपक्ष के पार्टी ऐसे नहीं थी, उनकी छवि ऐसी थी। लेकिन राहुल गांधी तो, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी बहुत नम्र व्यवहार के थे। उनकी जो भी डिसीजन पे आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन व्यवहार में बहुत ही विनम्र व्यक्ति थे। सोनिया गांधी बिल्कुल, सोनिया गांधी का व्यवहार अमर्यादित व्यवहार नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। ये कैसे हो गया ऐसे? हाँ, जब सोनिया गांधी पूरी पावर में थी, सरकार उनकी थी, या सरकार नहीं थी, तब भी वो फुल, अटल जी के जमाने में तो वही थी। आज से थोड़े वो पार्लियामेंट में आ रही हैं, वो तो लंबा उनका भी पार्लियामेंट का अनुभव है। हमने कभी नहीं देखा कि पार्लियामेंट कि हमारी बात ही मानी जाए, और हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम बैठेंगे नहीं। ऐसा कभी होता है क्या? ना, जगदम्बिका पाल जी ने कभी तो कहा सीट पे बैठ के कि लोकसभा के जो विपक्ष के नेता हैं, क्या उनका भाषण ऐसा होना चाहिए, चाहे बजट पे हो चाहे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर। ठीक है। और इससे ज्यादा क्या कहेंगे वो कि आप मेरी सलाह मानते तो आप यहाँ ना होते। और वो उनको अपने पूर्व एक ऐसे, देखिए वो सीट होती है, स्पीकर ने तो चलो उन पे जो वो अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है इसलिए वो हट रखे हैं, सीट पे नहीं आ रहे हैं, तो उसपे जो बैठा व्यक्ति वो उसी तरह व्यवहार होता है उसके साथ जैसे स्पीकर का। और उनको कह रहे कि आप तो हमारी, राहुल गांधी कह रहे कि आप तो हमारी पार्टी में है, आप तो ये, इसलिए मैं थोड़ा आपका कहना मानूंगा। ये क्या बात हुई? मतलब देखिए, नेता की या तो व्यवहार, उनकी भाषा, उनके शब्दों का भंडार भी नहीं है। अडानी, अंबानी और मोदी डरता है, ऐसी शब्दों तक ही सिमट गए। एक शब्दावली होनी चाहिए ना गंभीर। कपड़ों से भी लगता है ना कि आप एक 22-24 साल के लड़कों की तरह, जो एनएसयूआई जैसे कह देंगे, या यूथ कांग्रेस के लड़कों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जबकि वो 55-56 साल के हो गए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि, और फिर ये सरकार डर रही है। दुख की बात यह है कि इनके पास बहुत है, मार्शल है आपके पास। मैंने खुद देखा है कि जब महिला विधेयक आया था राज्यसभा में, इन्होंने जो यूपीए 2 में, तो उन्होंने कैसे बाहर उठा के किया था, इनको उठा के बाहर फेंका था, हमें याद है। अब इन कांग्रेसी को बाहर क्यों उठा के फेंकते? ये जो उदंड भैया नहीं, वो ऐसा व्यवहार नहीं। और बिल्कुल आपने सही कहा, उस आसन पर जो भी बैठता है जी, वो उस समय का लोकतंत्र का राजा है। बिल्कुल। जो चुने हुए वहां 543 एमपी हैं, उसमें से एक आदमी वहां बैठता है, और वो इस देश के 145 करोड़ लोगों का अधिकारी है। बिल्कुल, वो जो कह देगा वो मानना पड़ेगा, कह देगा, मानना होगा। और उसको आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर सकते उसके फैसले को, और उसको आप सार्वजनिक रूप से उसकी बेइज्जती कर रहे हैं।
ये तो नादानी है, या तो ये नजरअंदाज, लेकिन नजरअंदाज नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो सरकार की छवि बन रही है वो ये बन रही है, वो डर रही है। अच्छा, दूसरा आप गेट पे आइए, गेट पे देखिए जो वीडियो चल रही है, दिखते हैं राहुल गांधी एक जैसे, खैर ये बात बोलूं ना बोलूं मुझे लगता है, लेकिन बोलने में कोई दिक्कत नहीं भाई, जब वो एक एलओपी बोल सकते थे हम क्यों नहीं। वो ये ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे कोई आ रहा है, जैसे किसी गली मोहल्ले में नहीं होता है, लोग महिलाएं आती है, लड़के आती छेड़ते रहते हैं, वैसे ना टीज करना, वैसे ही राहुल गांधी यूं कपड़ों में बैठे किसी को भी टीच कर देना। वो बिट्टू इनका भाई, उसने पार्टी बदल दी तो इसका क्या मतलब, दुश्मनों का कैसे काम है गद्दार, जबकि उनके जो दादा थे वो मुख्यमंत्री थे, भाई उनका पूरा परिवार बलिदानी रहा है। बिल्कुल सही कहा। तो और उसमें प्रोवोकिंग मतलब बिट्टू ने नहीं किया ना, प्रोवोकिंग उन्होंने भाषा बोली भाई, वो तो रिएक्शन में उसने उसको भी अपनी प्रतिष्ठा तो बचानी है, तो इसलिए उन्होंने रिएक्शन में बोला। फिर 2 मंत्रियों का हाथ पकड़ के ले जाते के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये कौन सी बात हुई? एक संदेश ये जाता है, एक्चुअली आपने देखा होगा, यदि जब मैं यहाँ लोकल रिपोर्टिंग में हम लोग थे, तो खासतौर पर जमुना पार पे थे, तो जो बहुत ही गरीब लोग थे, चाहे वो कोई भी है, हिंदू है, मुसलमान है, जो भी है, उन बस्तियों में यदि कोई पुलिस वाला आ जाता था तो उनकी दोस्ती हो गई तो बहुत बड़ा बात मानते थे, अरे पुलिस से मेरी दोस्ती। और खासतौर पर हम लोग जब पत्रकार जाते थे, उनके जब नमस्ते करते थे, मिलते थे, उनको लगता था पत्रकारों भी इस ग्रुप का है ना। तो कहीं राहुल गांधी उनको ये संदेश तो नहीं दे रहे कि अरे इससे तो प्रधानमंत्री भी डरता है ये, लेकिन सारा समाज तो ऐसा नहीं है कि जो सब, अब तो वैसे सभी मैं 3 दशक पहले की बात कर रहा हूं, उस जमाने में, अब तो दुनिया बदल गई। तो क्या राहुल गांधी अपने किस जो उनका वोट बैंक है, किसको ये मैसेज देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी उनसे डरते हैं, या ये ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हो? असल में देखिए, सोनिया गांधी ने लंबे समय से इनको फ्री हैंड दे रखा है, हाँ, और उसका ये सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर तो पा ये खीज में ये इस तरह का व्यवहार करते हैं। कायदे में इनको एक रणनीति बना के और अपने लोगों को संगठित करना है। जैसे आप जहां हम लोग बैठे हैं दिल्ली में, वहां कांग्रेस, मैक्सिमम समय कांग्रेस का राज होता था। जिस प्रदेश से आप आते हैं या जिस प्रदेश से मैं आता हूं ओरिजिनली, उन प्रदेशों में मैक्सिमम समय उस इलाकों में कांग्रेस का राज हुआ करता था। बिल्कुल। अब वहां कांग्रेस दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें नंबर की पार्टी बनती चली जा रही है। तो ये करना चाहिए। आप इस तरह की अपशब्द बोल के, दादागिरी दिखा के, तो और अपनी इमेज खराब करेंगे। एक वो स्टैंड अप कॉमेडियन है, मैं नाम मुझे याद नहीं है, वो बड़ा बढ़िया कह रहा था कि कहीं एक मंदिर में राहुल गांधी गए और कमीज के ऊपर, टी शर्ट के ऊपर उन्होंने जनेऊ डाल ली और वो टीका लगा के पूजा कर रहे थे, तो उसने कहा कि भैया इस क्षेत्र में तो मत जाओ, ना तो पहले से भस्म लगा के बैठा हुआ है, तो वो तुम्हें घुसने न देगा, तो पूजा भी आपको करना नहीं आता ना, पूजा नहीं आप। अच्छा, सबसे जो आप कह रहे हैं ना, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जो उनके इतने बड़े परिवार से आते हैं और लीडर अपोजिशन है, ऐसे भी लीडर अपोजिशन नहीं भी थे तो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष और बड़ी पार्टी है भाई, सबसे देश की पुरानी पार्टी और सबसे बड़ी पार्टी थी, उसका अध्यक्ष। आपको ऐसे सलाहकार नहीं मिल रहे हैं जो प्रधानमंत्री को तुम ताम आप कह रहे हैं तो आपको टोके। कैसे आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी चोर है, उसको लोग मारेंगे? अरे भाई, क्या आप कौन सी भाषा बोल रहे हैं? या आप उसी परिवार से हैं जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी होती थी। आप यहाँ सीख रहे हैं, दूसरा सीखने की उम्र होती है। जैसा आप कह रहे हैं कि वो टी शर्ट पहन के अपने को 20-22 साल का कॉलेज के विद्यार्थी अपने को साबित करने में लगे हुए हैं। ये सत्य कोई कैसे छुपा पाएगा कि आप अब बूढ़े होने वाले हैं? 58 साल हम लोग पत्रकार हैं, हम लोगों का रिटायरमेंट 58 में हो गया। आप 58 के करीब पहुंचने वाले हैं, 56-57 पहुंच चुके, तो आप मैच्योर होंगे। आपके पिता आपसे 10 साल 15 साल पहले प्रधानमंत्री बन चुके थे। बिल्कुल। और उन्होंने जो आचरण दिखाया वो आज तक लोगों को याद है ना, कि भाई प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने अटल जी को लीडर डेलीगेशन में भेजा, इसलिए कि वो अपना इलाज करा पाए, इलाज करा सकते हैं। हाँ, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि राजीव गांधी विनम्र व्यक्ति थे, उनकी पॉलिसी है उसके अलावा आप उठाइए अलग बात है, लेकिन निजी तौर पे व्यवहार में बहुत विनम्र थे।
ये और क्यों नहीं सीख रहे? आपके कार्यक्रम में मैं बता चुका हूं कि सोनिया गांधी तक हाँ, सोनिया भी इतनी सहज थी कि जेड एसपीजी सुरक्षा होते हुए भी उन्होंने कभी किसी पत्रकार से, कभी किसी सांसद से जो मिलने गया उससे बदतमीजी नहीं की। और ये हम लोग देख भी रहे हैं, आप पार्लियामेंट में हम लोग जाते हैं कि नरेंद्र मोदी की इतनी, प्रधानमंत्री है और इतनी हायर सिक्योरिटी है, उसके बावजूद ऐसे एमपी लोग जो मिलते हैं दूसरे दलों के, उनसे कैसे वो मिलते हैं और कैसे लोगों से बात करते हैं। कई बार हम लोग ऊपर से पत्रकार दीर्घा से देखते थे तो दंग रह जाते थे कि वो हाथ पकड़ के अपनी बगल की सीट पर बैठाते थे और उनसे पूरी बात करते थे। और दूसरी तरफ आप हैं कि आप हमको लग रहा है कि आप मारेंगे या आप हमारी बात नहीं मानेंगे, तो मुझे लग रहा है ये नुकसान कर रहे हैं। और पुरानी घटनाओं में भी सरकार ने कई फैसले हमारे आपके जैसे सोच के लोग हैं उसके हिसाब से गलत लिए, उन्होंने लिए इस कारण से, लेकिन संदेश ये गया कि वो डरे हुए हैं विपक्ष से। बिल्कुल, चाहे किसान तीनों कानून वापस लेना हुआ या अभी जो व्यवहार वो कर रहे हैं, वो एकदम लगता है कि वो डरे हुए हैं। भले डरे हो ना हो, या तो स्ट्रेटेजी हो कि हम इनको बहुत महत्व नहीं देते, लेकिन सबसे बड़ी अदालत, लोकतंत्र की सबसे बड़ी अदालत तो पार्लियामेंट है ना, वही से यही संदेश जा रहा है ना, संदेश जा रहा है तो गलत है ना, गलत है। संदेश तो ये जा रहा है कि आप डरे हैं। हाँ, ये गलत है। अभी चुनाव होना है बंगाल में, बंगाल के अलावा लाइन लगी हुई है राज्यों की, असम में चुनाव, तमिलनाडु में चुनाव, फिर केरल में लंबी लाइन लगी। इसमें अगर ये सब जाएगा, उत्तराखंड है, यूपी है, उत्तराखंड यूपी में 27 में तो सब में चुनाव है, बहुत है, और भी स्टेट है। हाँ, तो ये लाइन लगी हुई है और उसमें अगर आप ये संदेश देंगे तो ये तो गलत होगा। डरे मेरे हिसाब से तो ये सही कह रहे हैं। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी और जब आए दिन पाकिस्तान हमले करता था, और मुझे याद है कि रोहिणी की एक सभा थी, नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री के तौर पर, या ये कैसे उनके चेहरा घोषित हो चुके थे, तो उन्होंने ये, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि ये देहाती औरत कहा था पाकिस्तान के तब तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने, कि भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह एक देहाती औरत की तरह आए दिन शिकायत करने चले जाते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ। तो इन्होंने कहा था कि आपने कैसी हिम्मत हो गई हमारे प्रधानमंत्री के लिए देहाती औरत होने की, यानी वो एक मैसेज दे रहे थे कि हमारा प्रधानमंत्री डरा हुआ है, डरता है। और मोदी ने ये छवि तोड़ने की कोशिश की, जब पाकिस्तान पे अटैक किए, ये सब कुछ तोड़ा। लेकिन सवाल है कि जब पाकिस्तान को आप ठोक सकते हैं तो राहुल गांधी से डरे क्यों हैं? मैसेज तो ये जा रहा है कि आपकी सरकार या आप लोग जो भी है, आप डरे क्यों हैं? ये मैसेज तो मुझे यही लगता है। हाँ, मैंने अगर ये गलत है, अगर इसको आपको सुधारने की जरूरत है, आप तो मुझे लग रहा है पार्लियामेंट 1-2 दिन की है, आज ही शायद आखिरी दिन है, लास्ट है, फिर सेकंड हुआ है, जब हाँ फिर वो दूसरा उसका चरण शुरू होगा बजट। हाँ, तो अभी ये मैसेज आप गलत दे रहे हैं, आपको इसमें सुधारना होगा। दूसरा, स्पीकर की प्रतिष्ठा अगर जाएगी या जा रही है तो सरकार की प्रतिष्ठा जा रही है, देश की प्रतिष्ठा जा रही है, ये आप मान के चलें। और निश्चित रूप से जैसा आपने कहा कि किरण रिजिजू को ये कहना नहीं था कि हम विश्वास प्रस्ताव लाएंगे, और अगर कहा तो ले आना था, ये जरूरी था। अब एक और बात मेरे मन में एक और बात आई अचानक, कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने हर चीज पे अटैक किया, चुनाव पर अटैक किया, वो ध्वस्त करने की कोशिश की, प्रधानमंत्री को तू तड़ाक बोलते हैं, वो सोचते हैं कि डरते हैं, हो गया। उसके बाद सर्वोच्च जो संस्था है लोकसभा में, संसद में, जो उस परिसर का हेड होता है वो है स्पीकर, उनको भी उन्हें ऐसी तैसी कर दी है ना। इससे पहले जगदीप धनखड़ थे जब उपराष्ट्रपति, उनके खिलाफ भी इसी तरह का मोशन ला रहे थे, वो भी खत्म हो गया, वो खैर अपने उससे हट गए, ये हो गया। अब राष्ट्रपति लगता है सुप्रीम कोर्ट पे भी आए दिन करते रहते हैं, वो करेंगे उसमें, वैसे वो डरते हैं, उनके कई मामले भी हैं। तो अब इस तरह की सभी संस्थाओं को ये करते, अच्छा सेक्रेटरी वगैरह को कर ही चुके हैं वो राहुल गांधी, ये तो सब सबान है वगैरह वगैरह, कहाँ है कि जब है ना वो ये सब सबान अबान इसमें वो लगे रहते हैं। अब ये सब चीजों को ध्वस्त करते जाएंगे तो किसकी जिम्मेदारी है कि आखिर इनको सुधारे? नहीं, वो तो सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। दूसरा जो आपने बिल्कुल सही कहा, मान लीजिए जाति जनगणना, हाँ, ये आज तक हमारी ये समझ में नहीं आया, हो सकता है हम लोग इस मामले में कम पढ़े लिखे हों,
कि जाति जनगणना होने से ये पता चल जाएगा कि ब्राह्मण आबादी देश में 8% है, अभी 10% क्लेम किया है तो क्या हो जाएगा? अब जो नौकरी पा रहा है उसकी गर्दन काट देंगे। या ये पता चल जाएगा कि अमुक जाति जो है वो 4 नहीं 6% है, तो आप क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे? ऐसी योजना कैसे बनाएंगे कि उसमें जाति के हिसाब से आप संसाधनों का बंटवारा करेंगे? शेड्यूल कास्ट तो समझ में आता है कि चलो भाई उनको आपको आरक्षण देना है, महिला समझ में आता है कि उनको आपको आरक्षण देना है, कोई और कैटेगरी आप आर्थिक बनावे समझ में आता है कि जो गरीब है उसको आपको राशन देना है। लेकिन जाति के आधार पर आप कैसे तय करेंगे कि ये राजपूत जाति के इतने लोग हैं? अभी जो दिखा रहे हैं आप 6%, वो 6 नहीं है, वो 4 हैं, उससे क्या फर्क पड़ना है? क्या फर्क? ये कौन भी है ना, आप देखिए कि जो हरियाणा का जाट है और दिल्ली के जाट सवर्ण है, और कई जगह वो शायद राजस्थान नहीं शायद उत्तर प्रदेश है, वो ओबीसी में, स्टेट में ओबीसी है। अब क्या करोगे आप एक ही जाति का? उतना ही नहीं, मैं जब वेस्टर्न यूपी कॉरेस्पॉन्डेंट था, तो मैंने अपनी किताब एक नई हमारी आई है चुनाव पर मैंने लिखी है, तो उसमें मैं चौधरी यशपाल सिंह जो गुर्जर हैं, जो पहले से घोषित ओबीसी थे, उनके यहाँ मैं जाता था। वो गंगो गांव है नकुड़ कस्बे में, सहारनपुर के, तो वो उस तरह से व्यवहार करते थे कि वो मानने को तैयार नहीं कि वो ओबीसी हैं। उनको लगता था अपमानित किया जा रहा है ओबीसी कह के। हरियाणा के राव यादव वही तो है, वो भी यही करते रहे। वो राजा रहे, जो राव परिवार है यादवों का, वो तो राजा रहे। वो तो मेवात। अच्छा, एक और चीज है, आपने एक चीज रह गई थी हमारी, ये यूसीसी का जो बिल आया है, बिल क्या आदेश आया है, उससे पहले आपको याद होगा कि रोहित वेमुला कांड जो हुआ था, हालांकि उनमें कहा गया दलित है, उन पे भी कई चीजें है कि माँ कुछ दलित थी, पिता ओबीसी थे, वो खुद दलित नहीं थे वगैरह वगैरह, और लेकिन राहुल गांधी के कहने पर कर्नाटक सरकार एक बिल उसने तैयार किया है, वो बहुत खतरनाक बिल है। उसमें तो SC ST ओबीसी और अल्पसंख्यक है शामिल, और उसमें सजा का प्रावधान है, वही है जो यूसीसी थी। ये कहा जा रहा है, या यह सत्य यही है कि मोदी सरकार उसी के कहने पर एक कदम करके यहां ले आई इस बिल को, ये पूरे भारत में। तो क्या ये फिर जाति जनगणना हो, या ये बिल ये राहुल गांधी से डरी क्यों है? फिर वही सवाल आता है कि जो राहुल गांधी कहते हैं डर के मारे नहीं कर लेते। देखिए, ये तो संदेश ये भी जा रहा है, और दूसरा संदेश ये जा रहा है कि आप ये मान के चल रहे हैं कि साहब वो अपर एक कास्ट जो है, अपर कास्ट, वो तो टिकट गारंटेड है, हमारा वोटर है, वो कहीं नहीं जाएगा, इसलिए उसको जितना बेइज्जत कर लो वो बेइज्जती अपनी सहेगा। अब बताइए, जो कानून है उसकी धारा आप पढ़िए तो सिर घूम जाएगा। इसलिए नहीं कि हम जाति से ब्राह्मण हैं, इसलिए कि भाई उसमें आप कैसे दूसरे पक्ष को सुने बगैर उस पर फैसला सुना देंगे? फैसला सुना देंगे। और ये अपराध है क्या? आप सीटें नहीं भर पा रहे हैं, टीचर नहीं तय कर पा रहे हैं, तो इसमें हमारा अपराध क्या है? क्या विभाग में सुटेबल कैंडिडेट नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो या समाज नहीं, उस समाज को डेवलप करिए ना, उसको पैसा दीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए, कि दूसरा जो आदमी बढ़ रहा है उस पर मुकदमा कर दीजिए। अच्छा, एक और संदेश है, आप देखिए ना, ये डरने का, ये जेएनयू में ये जब ये सरकार आई थी दूसरी बार 19 में, तो 19 के दौरान जेएनयू वाले बहुत आंदोलन करते थे, ढपली गैंग जो है। अब ढपली गैंग वाले वहां पड़े और लिखते थे आंदोलन की ये ब्राह्मण बनिया भागो, हम आएंगे, ये करेंगे, मतलब कुल मिला के हिंसक बातें। तो ये बिल्कुल डरे रहे। अब थोड़ा सा जिनको लगाया तो अति हो गया, क्योंकि इनके खिलाफ नारे लग गए कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। यानी अब जब अपने पे आई तो तब इनको रिस्ट्रिकेट किया है 2 सेमेस्टर के लिए। लेकिन जब पूरे समाज के लिए लोग गाली दे रहे थे ढपलीबाज, और खास देखिए जो अब नारे लगा रही वो ब्राह्मणी है, मिश्रा, अदिति मिश्रा क्या नाम उसका, और उसकी पार्टी जो सीपीएम माले लिबरेशन, उसका अध्यक्ष भी ब्राह्मण है, भट्टाचार्य, दीपांकर भट्टाचार्य। ये दोनों ब्राह्मण है, ब्राह्मणों को भगाने की बात कर रहे हैं, तो खैर वो अलग बात है। लेकिन अभी मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे भी ये मैसेज जाता था कि आखिर ये जेएनयू से डरे क्यों हैं। अब थोड़ा सा ये कि जब इनके गाली पड़ गई तो इन्होंने उन पर रिस्ट्रिकेट कर दिया। वो भी अभी तो बहुत लोग हैं, अदालत जाएंगे, अदालत में उनके दोस्त बैठे हैं, कई लोग हैं, नाम क्या नाम है उनका। आप यूजीसी का आप जेएनयू वाला तो है ही, जेएनयू में आप सारा स्टाफ बदल रहे हैं, ऐसा संदेश भेजा गया
लेकिन आप कर कुछ नहीं पा रहे। ना ना कुछ नहीं करना, कुछ नहीं हुआ, वही जीत गए। बिल्कुल कुछ नहीं, वही आप शासन चुनाव हुआ, वही जीत गए, वो खुलेआम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, और वो भी तो सबसे ज्यादा सस्ता। हाँ, सारा पैसा आप केंद्र सरकार दे रही है, और ये बेबसी आप किसको दिखा रहे हैं? या तो आप दबाव में हैं, उसी तरह ये यूजीसी कानून में ऐसा है कि लोगों को ये संदेश जा रहा है कि साहब आप दबाव में किए या जिस कारण से किए, लेकिन कुल मिला के ये है कि उससे तो आपका वोट बैंक तो अलग बात है, समाज को आपने बांट दिया। जेएनयू में प्रति छात्र 8 लाख रुपया लगभग सालाना खर्च होता है, उसमें से एक विद्यार्थी, और इसमें से 95% सरकार की। इनके 10-12 हजार लगते हैं, 8 लाख ही मोटा सा, 8 लाख प्रति छात्र सरकार दे रही, किसी को और उसमें ये भारत और समाज को गाली दे रहे। हाँ कि तेरे टुकड़े होंगे और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, बस और कब्र खुदेगी और फलना होगा, तो पता नहीं है ये आखिर ये मैसेज क्यों जा रहा है कि सरकार डरी है, ये समझ नहीं आ रहा। हाँ ये गलत है असल में, जबकि ये लोग ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी के संगठनों ने सारे देश पर कब्जा कर लिया। हाँ वो संदेश देंगे, बहुमत में चुनाव से चुन के आए हैं, ऐसा भी नहीं है कि कोई कब्जा कर लिया हो और मार्शल लगा दिया हो, और चुन के आए हैं। लोकतंत्र में 5 साल बाद चुनाव होता है, चुन के आ रहे हैं, लगातार सिलसिला है। फिर भी ये गलत मैसेज है, और सरकार को कहीं ना कहीं ये संदेश देना चाहिए कि भाई आप गलत करोगे तो हम कार्रवाई करेंगे, हम आपके साथ हैं, आप बोलो। निश्चित रूप से संसद में सत्ता और विपक्ष दोनों दल का मेन जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की है, संसद चले, लेकिन विपक्ष की भी जिम्मेदारी है, सभी आप सत्ता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आवर नहीं चलेगा तो आप इलाके की समस्याओं कौन कैसे उठेगी पार्लियामेंट में, कैसे सवाल जवाब होंगे, कैसे लोगों कैसे काम होगा। तो इसलिए संसद तो सबसे माने जैसे हार्ट बीट कहते हैं कि बंद हो जाना, ऐसे होगा। अगर पार्लियामेंट नहीं चल पाएगी तो देश की तो हार्ट बीट बंद हो जाएगी। ये तो वैसे भी आपको एक और आंकड़े में बता दूं कि पंडित नेहरू के समय तक साल में 151 मीटिंग होती थी, मैक्सिमम 100 तो होती थी, और ये राजीव गांधी तक एक बार हुई थी 100 साल में बैठ के। अब उसके बाद साल में 50 के आसपास होती रही, और मुझे नहीं लगता 50 में हो रही कि नहीं हो रही है। तो ये समझे 1/3 बैठ के हो रही है, और इन बैठकों में भी सरकार को जवाबदेह बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं, इसके अलावा अपने क्षेत्र की समस्याएं उठा सकते हैं। लेकिन जब विपक्ष का ही नेता इस तरीके से करे और सरकार पंगु हो जाए तो क्या करना चाहिए? ये मुझे लगता है सरकार लोगों पर छोड़ते हैं, वो जरा कमेंट बॉक्स में लिख लें कि जो हमने सवाल उठाया कि जब विपक्ष का ही नेता एक ऐसे व्यक्ति की तरह काम करे जो किसी मोहल्ले में आते जाते लोगों को ठीक करता रहे, तो आप क्या सोचते हैं? सही कहा मैंने मनोज जी? बिल्कुल ठीक कहा आपने, और ये लोगों से इस पे राय मांगिए, और लोगों को लोग राय दें इस बारे में कि सरकार को क्या करना चाहिए। चूंकि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार, चुने हुए सांसद की जो होनी चाहिए भूमिका, वो भूमिका इसमें दिख नहीं रही है संसद में, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। चाहे जो कारण हो, सरकार डरी हो, चाहे रणनीति हो, लेकिन संदेश यही जा रहा है कि सरकार डरी हुई है। ये दुर्भाग्य। जी। और राहुल गांधी ने जो बंधक बना रखा है संसद को, उसका क्या रास्ता है? तो मनोज जी आप मेरे चैनल में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को अवश्य देखिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए, और पसंद आए तो फिर लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना। जल्दी आऊंगा नए मुद्दे के साथ, तब तक नमस्कार।